नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। प्रारूप विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियमावली 2021 जारी की गई। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना आरंभ। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को अधिकरण सुधार अधिनियम प्रस्तुत करने का उचित कारण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नागा मुद्दे के समाधान के लिए नागालैंड में सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाएगा। और भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का आग्रह किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रारूप विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियमावली 2021 जारी की गई है। प्रारूप यानी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2021। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद तथा उपभोग के लिए प्रस्तुत किया गया है। हरित ऊर्जा का मतलब है नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा से। इस प्रारूप नियमावली के मुख्य प्रावधान कई उपशीर्षकों के तहत रखे गए हैं, जैसे नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओज, सभी दायित्वहीन इकाइयों यानी वितरण लाइसेंस धारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व लागू किए जाएंगे। इसके तहत कोई भी संस्था स्व उत्पादन, खुली प्रक्रियाओं द्वारा खरीद तथा हरित हाइड्रोजन या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की खरीद जैसी विधियों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और उपभोग कर सकती है। उद्योगों सहित अन्य दायित्वाधीन निकाय हरित हाइड्रोजन की खरीद से भी अपने आरपीओ की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा उपशीर्षक है हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच यानी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस GEOA। उपयुक्त आयोग इच्छुक उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए इन नियमों के अनुरूप विनियमों का प्रवर्तन करेगा। केवल ऐसे उपभोक्ता जिनकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत लोड 100 किलोवाट या उससे ज्यादा है GEOA के तहत विद्युत प्राप्त करने के पात्र होंगे। मांग में अत्यधिक भिन्नता से बचने के लिए युक्त शर्तें आरोपित की जा सकती हैं। अगला उपशीर्षक है नोडल एजेंसियां। इसके तहत केंद्र सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सिंगल विंडो आधारित GEOA प्रणाली संचालित करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी को अधिसूचित करेगी और साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सभी सूचनाएं भी प्रदान करेगी। तीसरा उपशीर्षक है हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया। उपयुक्त आयोग कई प्राथमिकताओं के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसी पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने के लिए विनियामकों के फोरम से एक साझा आवेदन प्रारूप को अपनाएगा। लघु और मध्यम अवधि की अपेक्षा दीर्घावधि तक खुली पहुंच तथा जीवाश्म ईंधन की बजाय गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए खुली पहुंच, साथ ही आवेदन अकारण अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे और नोडल एजेंसी के विरुद्ध अपील उपयुक्त आयोग के समक्ष ही की जाएगी। अन्य शीर्षक है बैंकिंग लेन देन। अतिरिक्त लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए मासिक आधार पर शुल्क के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए लेन देन की गई ऊर्जा की मात्रा कुल वार्षिक खपत के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में संप्रेषित करने और बाद में आवश्यकता अनुभव होने पर इसकी दोबारा आपूर्ति करने के लिए ऊर्जा उत्पादकों को एक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती है। और अंतिम उपशीर्षक है क्रॉस सब्सिडी अधिभार। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति के अनुसार जिन उपभोक्ताओं को खुली पहुंच की अनुमति है उन पर अधिभार आरोपित किया जाएगा। अगली खबर रक्षा उद्योग से संबंधित है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना आरंभ की गई। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS को मई 2020 में रक्षा मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने चयनित प्रक्षेत्रों में रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए 8 अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में निजी उद्योग की साझेदारी के साथ 6 से 8 अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अधिकांश परीक्षण सुविधाओं की स्थापना 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों में किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, जिनमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में सरकार द्वारा 75% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का शेष 25% विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पज
व्हीकल SPV घटकों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें शामिल होंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष की होगी। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में सहायता प्राप्त होगी। परीक्षण संबंधी अवसंरचना को निरंतर उन्नयन करने की आवश्यकता है और साथ ही अलग अलग रक्षा औद्योगिक इकाइयों द्वारा आंतरिक परीक्षण सुविधाओं को स्थापित किया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक सांविधिक निकायों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को अधिकरण सुधार अधिनियम यानी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल प्रस्तुत करने का उचित कारण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से वर्ष 2021 के अधिकरण सुधार विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। ये विधेयक 9 अपीलीय अधिकरणों को समाप्त करता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसित किए जा चुके एक अध्यादेश के प्रावधानों को पुनर्स्थापित करता है। हालांकि इस अधिकरण सुधार विधेयक में दोबारा वही प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस विधेयक को अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक या अध्यादेश के विवादास्पद प्रावधान हैं 4 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें कि अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई थी। ये विधेयक अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होने की अहर्ता भी निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा खोज या सह चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसाएं करेगी। समिति की अनुशंसाओं पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस पर मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क हैं कि भर्ती के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना तथा अधिकरण के सदस्यों का एक कम अवधि का कार्यकाल नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम व्यक्तियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा तर्क ये था कि अधिकरणों में नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत उल्लिखित अर्ध न्यायिक निकाय हैं। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा 19 अधिकरणों जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा अपीलीय अधिकरण के लिए सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा के नियमों एवं शर्तों के निर्धारण तथा खोज सह चयन समितियों की संरचना पर नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने रिक्तियों से संबंधित मुद्दों को भी रेखांकित किया है और चयन समिति की अनुशंसाओं के बावजूद सरकार ने कम नियुक्तियां की हैं या कोई नियुक्ति नहीं की है, इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न उठाया है। ये खबर पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। नागाओं के मुद्दे के समाधान के लिए नागालैंड में सार्वजनिक सरकार का गठन किया जाएगा। नागालैंड के सत्तारूढ़ दलों और विपक्ष ने नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट नामक एक सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नागा शांति प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। समझौते के रूप में ये परिणाम कुछ महीने पहले आयोजित की गई एक बैठक के बाद प्राप्त हुआ है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया था। नागा आंदोलन को भारत का सर्वाधिक अवधि तक सक्रिय रहने वाला विद्रोह माना जाता है। जैसा कि हम सभी को ये पता है कि सरकार और नागा समूहों के बीच सुलह के लिए अब तक किए गए सभी प्रयास विफल रहे हैं। वर्ष 1946 में अंगाजी फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC का गठन किया था। इस परिषद ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। वर्ष 1975 में NNC ने शिलोंग समझौते के तहत हिंसा त्यागने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था। वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN नामक संगठन ने नागालिम यानी ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग की थी। नागालिम में पड़ोसी राज्यों जैसे कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों के सभी नागा अधिवासित क्षेत्र शामिल हैं। NSCN नागालिम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र को ही नागाओं की वास्तविक मातृभूमि मानता है। वर्ष 2015 में सबसे बड़े नागा समूहों में से एक NSCN इसाक मुइवा ने दशकों पुराने मुद्दे को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय पर है। भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने चीनी के MSP को मौजूदा न्यूनतम 31 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर न्यूनतम 34 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम करने की मांग की है, ताकि गन्ने की बकाया देय राशि के भुगतान में सहायता प्राप्त हो सके। वर्ष 2019 से चीनी के MSP में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। इससे
पहले नीति आयोग की टास्क फोर्स के साथ साथ गृह मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने भी चीनी की एमएसपी में वृद्धि करने की अनुशंसा की है। चीनी की पूर्व मिल कीमतों में निरंतर गिरावट को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2018 में चीनी के लिए एमएसपी की अवधारणा को निर्दिष्ट किया था। एमएसपी वो न्यूनतम दर है जिस पर चीनी मिलों को चीनी का विक्रय करने की अनुमति होती है। हालांकि मिलों द्वारा विक्रय की जा रही चीनी की मौजूदा कीमत न्यूनतम मूल्य से अधिक है। मिलों द्वारा किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान किया जाता है। एफआरपी की अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा राज्य सरकारों तथा चीनी उद्योग संघों से परामर्श के बाद की जाती है। राज्य परामर्शी मूल्यों यानी एसएपीज की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है। ये मूल्य साधारण तौर पर एफआरपी से अधिक होते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गैर प्रतिमोच्य टोकन यानी नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटी। भारतीय कर विभाग किसी भी गैर प्रतिमोच्य टोकन यानी एनएफटी की खरीद पर 2% इक्विलाइजेशन लेवी के साथ साथ जीएसटी के करारोपण पर विचार कर रहा है। इक्विलाइजेशन लेवी को किसी ऐसे एक्सचेंज के माध्यम से भारतीयों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन लेन देन पर आरोपित किया जाएगा जो भारत में अवस्थित नहीं है। इसके विपरीत जीएसटी को भारत में स्थित एक्सचेंज पर ही लागू किया जाएगा। एनएफटी एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है। इनमें कलाकृति, एनिमेशन, संगीत का अंश, फोटो या वीडियो शामिल हो सकते हैं। इनकी प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा जारी किया जाता है। ग्रीन डिपॉजिट। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट नामक एक पहल की शुरुआत की है। ग्रीन डिपॉजिट सावधि जमा का ही एक रूप है। इनका उपयोग पर्यावरणीय रूप से लाभकारी परियोजनाओं और पहलों में निवेश करने के लिए किया जाता है। ये पहल निम्न कार्बन, जलवायु प्रत्यास्थ और सतत अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत जल प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन आदि को शामिल किया गया है। ये बैंकों को नेट जीरो रणनीति को बनाए रखने में मदद करेगी। ये संगठनों को संधारणीयता की दिशा में व्यवसायों के पुनर्निर्माण और संक्रमण के लिए पूंजी भी प्रदान करेगी। इस तरह ये पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता प्रदान करेगी। ग्वारेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा एक एग्री इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ग्वारेक्स को आरंभ किया गया है। ग्वारेक्स एक मूल्य आधारित सूचकांक है। ये अपने कृषि जिन्सों जैसे कि ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स के वायदा अनुबंधों में वास्तविक समय आधार पर मूल्य उतार चढ़ाव के आकलन में मदद करेगा। ये कृषि जिन्सों की टोकरी से संबंधित भारत का पहला क्षेत्रवार सूचकांक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। ये वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल उत्पादन के लगभग 80 से 85% भाग का उत्पादन करता है। ग्वार उत्पादन में राजस्थान देश का शीर्ष उत्पादक राज्य है। एनसीडेक्स भारत में संचालित एक प्रमुख कृषि जिन्स एक्सचेंज है। इबोला वायरस। हाल ही में आइवरी कोस्ट में लगभग 3 दशकों के बाद पहली बार इबोला वायरस का मामला सामने आया है। आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवर, जिसकी राजधानी यामोसुक्रो है, ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये कोको बीन्स का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इबोला वायरस रोग को इबोला रक्तस्रावी ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। ये मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करने वाला एक गंभीर और प्राणघातक रोग है। इसकी पहली बार वर्ष 1976 में खोज की गई थी। इबोला एक पशुजन्य रोग है जो वन्य जानवरों से मानव में और प्रत्यक्ष तौर पर मानव से मानव संपर्क के माध्यम से प्रसारित होता है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना। एनबीपीजीआर। कृषि मंत्री ने पूसा स्थित राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अधीन एक नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। एनबीपीजीआर भारत में खाद्य और कृषि के लिए उपयोगी स्वदेशी और विदेशी पादपों के आनुवांशिक संसाधनों के अधिग्रहण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक नोडल संस्था है। वर्ष 1996 में स्थापित ये नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसमें सीड जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और क्रायो जीन बैंक की सुविधाओं के साथ 1 मिलियन जर्म प्लाज्म को संरक्षित रखने की क्षमता मौजूद है। काला जार यानी विसरल लिशमैनियासिस। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक उष्णकटिबंधीय रोग काला जार यानी विसरल लिशमैनियासिस के विरुद्ध एक गैर आक्रामक टीका देने में सुगम, लागत प्रभावी और रोगी के अनुरूप एक क्षमतावान चिकित्सकीय रणनीति विकसित की है। विसरल लिशमैनियासिस एक जटिल संक्रामक रोग है जो मादा फ्लेबोटोमाइन सेंडाफ्लाइज यानी मक्खियों के काटने से फैलता है। ये एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसकी वजह से
इसे मलेरिया के बाद दूसरा सबसे सामान्य परजीवी युक्त प्राणघातक रोग माना जाता है। विसरल लिशमेनियासिस की पारंपरिक उपचार चिकित्सा के अंतर्गत मुख्य रूप से कष्टदायक टीकाकरण शामिल है। इसके कारण उपचार की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसके लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है और साथ ही महंगे उपचार एवं संक्रमण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। वामपंथी उग्रवाद में तीव्र गिरावट। गृह मंत्रालय द्वारा दोबारा तैयार किए गए माओवादी विद्रोह के मानचित्र के अनुसार 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। ये संख्या तेजी से घटकर 70 हो गई है। ये जिले सुरक्षा संबंधी व्यय यानी SRE योजना के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को परिवहन, संचार, वाहनों को किराए पर लेने आदि जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 70% की कमी आई है, जो वर्ष 2009 में 2258 के उच्चतम स्तर से घटकर वर्ष 2020 में 665 हो गई थी। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई थी। गूगल डूडल द्वारा भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती मनाई गई है। वे अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी। वे एक अग्रणी लेखिका रही हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य के पुरुष प्रधान युग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हुई थी। उनकी कविता झांसी की रानी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से माना जाता है। उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी की खड़ी बोली में रही हैं। उनकी कविताओं में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को भी दर्शाया गया है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जाम्बिया। हाल ही में जाम्बिया के विपक्षी नेता हाकेंडे हिचिलेमा को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति को पराजित किया है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया दक्षिण मध्य पठार पर स्थित अफ्रीका का एक भू-आबद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है। इसका नामकरण जाम्बेजी नदी के नाम पर किया गया है। ये राष्ट्र समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ विक्टोरिया फॉल्स, 20 राष्ट्रीय उद्यानों जैसे काफू राष्ट्रीय उद्यान आदि के लिए जाना जाता है। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मलेशिया। बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद मौजूदा मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने मलेशियाई राजा को अपना त्याग पत्र दे दिया है। मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसका क्षेत्रफल 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित है। एक है प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा पूर्वी मलेशिया, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसे इंडोनेशिया और ब्रुनेई द्वारा भी साझा किया जाता है। ये द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी आबादी वाला एक बहुनिर्जातीय और बहुधार्मिक देश है। इन भारतीय प्रवासियों को मुख्य रूप से कंगानी प्रणाली के माध्यम से मलेशिया में लाया गया था। कंगानी प्रणाली अनुबंधित श्रम या बंधुआ श्रम के समान एक प्रणाली थी, जिसे दासता के अंत के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।